अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। साथ ही अपने साथ रहने वालों का भी बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए। नई सुबह का आगाज़ है, नया अंदाज़ है, नई बात है और नया प्रोग्राम है। ज़ाहिर है कि डेली एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात होती है, एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होती है। आज हमने कोशिश ये करनी है और कोशिश ये की है कि आज हम उन जॉब सीकर्स के हवाले से जो है वो प्रोग्राम करें जो जॉब ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि जॉब हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीक़ेकार जो है वो अप्लाई करने पड़ते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपके पास होनी बहुत ज़रूरी हैं। जॉब लेने के लिए सिर्फ आपकी क्वालिफ़िकेशन का होना ही ज़रूरी है या फिर आपके एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा काउंट करता है। आज हम आपको हर पहलू से बताएंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे यहाँ पर एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर जिन्होंने अपनी लाइफ को बहुत एक छोटे से शहर से स्टार्ट किया और फिर हिम्मत नहीं हारी और आज एक अच्छे बड़े ब्रांड के जो है वो HR हेड भी हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद भी हैं। मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ, बात करवाती हूँ, उनकी मोटिवेशनल स्टोरी से हम आगाज़ भी करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे भी कि लोगों ने अगर अपना रिज्यूम बनाना है, अपना CV बनाना है तो वो कैसे बनाना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ज़रूरी हैं और अगर आप कहीं जॉब लेने जा रहे हैं तो फिर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तमाम यंगस्टर्स के लिए, तो आप लिहाजा बातें जो है वो गौर से सुनिएगा और फिर प्रोग्राम के एंड में जो है वो कमेंट भी कीजिएगा और फिर मुझसे सवाल भी कर सकते हैं आप किसी भी किस्म का। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं राना फ़हद रशीद साहब जो कि HR हेड हैं और यहाँ पर जो है वो क्रॉस स्टिच के बहुत पहले से काम कर रहे हैं, काफ़ी अरसा हो गया उन्हें इस फील्ड से रिलेटेड, तो ये डिपार्टमेंट भी उन्होंने जो है वो संभाला हुआ जो सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट होता है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक है। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप सुनाइए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और फॉर इनवाइटिंग अस। आपके एक्सपीरियंस से हम भी फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि कैसे, किस शहर से ताल्लुक़, कैसे स्टार्ट लिया और क्या सोचा था और क्या बने और क्या जो बनना चाहते थे वही बने और आज जहाँ पर हैं ये किस तरह से हैं, ये सारी स्टोरी हम जो है वो आपसे सुनना चाहेंगे। थैंक यू। अच्छा, बेसिकली मेरा तलक जो है वो मंडी बहाउद्दीन से है और मंडी एक गांव है चक नंबर 26, वहाँ से मैंने मैट्रिक किया और उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से इंटर किया और BCom जो है वो मैंने रावलपिंडी से किया। MBA मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से किया और MS मैंने PF कीट कराची से किया। ये सारे शहर फिर लिया, पूरे पाकिस्तान से कहीं ना कहीं से तालीम हासिल की आपने? बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ये बिलीफ है कि जितने डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो होगा, क्योंकि हर सिटी का डिफरेंट कल्चर है, वहाँ के लोगों की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। राइट। तो अगर आपने HR के अंदर काम करना है, लाइक अगेन यू हैव टू डील विद पीपल, तो आपको लोगों को समझना ज़रूरी है आपका उनको, और उसके लिए ये है कि फिर आपका मुख्तलिफ लोगों से मिलना, ठीक है, उनकी प्रायोरिटीज़ को समझना, उनकी वैल्यूज़ को समझना, उनके कल्चर को समझना। तो ये डे वन से मेरा मतलब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने फिर डिफरेंट जो सिटीज़ हैं वहाँ से जो है वो एजुकेशन को बिल्ड किया, कंप्लीट किया। तो ये जब इतनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद क्या सोचा था कि मैंने क्या बिज़नेस करने का कभी नहीं सोचा? जॉब के लिए जो है वो निकले, कितने साल की उम्र में जो है वो जॉब मिली, कैसे मिली? क्या पहली ही कोशिश में जॉब मिल गई थी या फिर आपको भी जॉब के लिए जो है वो बड़ा टफ टाइम देना पड़ा? नहीं, मैं बिल्कुल इस मामले में बड़ा लकी रहा। लाइक इन लास्ट सेमेस्टर ऑफ माय MBA, ठीक है, और मैंने डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर जो है वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया। तो लकली जो पहली कंपनी है सीमेंस मल्टीनेशनल है, वहाँ से मुझे इंटर्नशिप की ऑफ़र आई कराची से। तो मंडी बहाउद्दीन से कराची पे मैंने ऑप्ट किया कि मैं अपना जो करियर है वो एक मल्टीनेशनल से स्टार्ट करूँ। तो 1500 वाज द स्टाइपेंड ऑफ माय इंटर्नशिप टेन्योर। तो उस 1500 स्टाइपेंड के ऊपर जो है वो मैं अराउंड 1200 किलोमीटर जो है वो मैंने ट्रेवल किया अपने करियर स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, सही। तो मतलब आपने जब ये इतनी जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में जो है ये सारे काम हुए, तो इसको लक कहेंगे, इसको आपकी मेहनत की वजह से कि आपने इतनी तालीम हासिल की? क्वालिफ़िकेशन कितनी ज़रूरी होती है कहीं भी जॉब लेने के लिए, और अगर आप हाई क्वालिफाइड नहीं है तो फिर एक्सपीरियंस क्या चल जाता है, काउंट करता है? ये दोनों चीज़ें जो है वो लाजिम और मलजूम है, लेकिन कहीं जॉब लेने के लिए क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है? बेसिकली आपने एक अच्छा सवाल उठाया है।
इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि जो स्टार्ट ऑफ द करियर होता है ना, उसके अंदर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता। अच्छा, ठीक है, आप इंटर्नशिप एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। 4 वीक्स 6 वीक्स या 8 वीक्स का एक टेन्योर होता है, जिसके अंदर आप अच्छी परफॉर्मेंस दो, अपनी कंपनी को आप बताओ कि आप के अंदर पोटेंशियल है। देखिए, एक 10 मिनट का या 20 मिनट का इंटरव्यू जो है वो इनफ नहीं होता कि आप अपने पोटेंशियल को जो है वो डिस्क्लोज़ करें। तो अगर इनिशियली जो फ्रेश लोग पास आउट होते हैं अपनी यूनिवर्सिटी से, उनको चाहिए कि वो इंटर्नशिप को टारगेट्स करें। इंटर्नशिप से जो है वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपनी जो इमीडिएट सुपरवाइज़र्स हैं, अपनी मैनेजमेंट है, उनको कन्विंस करें कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर टैलेंट है, और उस टैलेंट की बेस के ऊपर आपको वो फिर फर्दर जो है वो जॉब ऑफ़र करें। अच्छा, और सही बिल्कुल मैंने भी ऐसे ही किया। इंटर्नशिप से मैंने स्टार्ट किया, 2 महीने की मेरी इंटर्नशिप थी, और उसकी इंटर्नशिप ही की बेस के ऊपर सीमेंस ने मुझे जो है वो जॉब ऑफ़र की। तो इंटर्नशिप के अंदर मेरा ये होता था कि जब मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की, वेरी नेक्स्ट डे रमज़ान स्टार्ट हो गया, तो मुझे ये था कि बस मैं रोज़ा रखता था, क्योंकि जिस जगह पे मेरी फैक्ट्री थी और मेरा घर था, वहाँ पे कोई अराउंड 25 किलोमीटर का डिस्टेंस था, जो कि मैंने बस से कवर करना होता था। बस से कवर करते जी, थे बस से। सही। तो मुझे ये होता था कि यार मैं टाइम पे पहुँचूँ, सबसे पहले मैं पहुँचूँ, और जब ऑफिस क्लोज़ होता था और सबसे लास्ट में मैं निकलता था, लाइक क्लोजिंग टाइम के बाद मैं अपनी जो इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी का, इंटर्नशिप रिपोर्ट थी, मैं उसको कंपाइल करता था, उसके ऊपर काम करता था, रिसर्च करता था। और इसी जो है वो मेरी अप्रोच ने जो है वो सीमेंस की मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया कि यार ये बंदा जो है ना, ये बहुत हार्ड वर्कर है, टैलेंटेड है, और हमें जो है इसको देनी चाहिए अपॉर्चुनिटी जॉब के लिए। बिल्कुल ठीक है, यानी कि हार्ड वर्कर होना और सब्र का होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मैंने जो है। अभी तक आपकी बात सुनी है उससे मुझे एक ही चीज़ जो है वो नज़र आई है कि आपने बड़े सब्र और तहम्मुल से इतना लंबा सफ़र जो आप बस पर तय करते थे, वहाँ से अपने ऑफिस से लेट निकलने के लिए जो है वो ये भी नहीं सोचते थे। यहाँ तो लोग कहते हैं हम जल्दी से ऑफिस से जो है वो निकल जाए, बस जल्दी हमारा काम ख़त्म हो, हमने बड़ी दूर जाना है, और बाकायदा तौर पर जो सुनाया जाता है, बताया जाता है कि हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो ये किसी पे एहसान कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आज वो लोग नहीं हैं। आज आपके पास भी लोग जो है वो जॉब लेने आते हैं, आप HR हेड हैं एक बड़ी जो है वो ब्रांड के, तो आप किस तरह से जो है वो लोगों को देखते हैं? क्या लोगों में उतनी ही डिटर्मिनेशन है? क्या अभी कितने % ऐसे लोग हैं जो आप जैसे हों, या आपको लगता हो कि हाँ ये शख्स मुझ जैसा है? 5%, 25%, 75%, क्या परसेंटेज देंगे आप? अभी रिसेंटली मैं आपको अपनी फाइंडिंग बताता हूँ। मैंने डिफरेंट अपने जो HR कम्युनिटी है उनसे भी मेरी डिस्कशन होती है, तो हम देख रहे होते हैं बड़ा इमेच्योर किस्म का जो बिहेवियर होता है। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं अप्लाई कर रहे होते हैं, CV भेज रहे होते हैं, जब उनको इंटरव्यू की कॉल आती है वो उसको भी एक्नॉलेज करते हैं, और इंटरव्यू डे के ऊपर वो लोग जो है वो इंटरव्यू के लिए नहीं आते, और समटाइम क्या होता है कि इवन कि अपने मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ कर लेते हैं। तो जो आपका ये इम्प्रेशन है, लाइक यू नो देयर इज़ गैप बिटवीन जॉब्स एंड नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। तो कंपनी के लिए आपके मुतबादल हायरिंग जो है वो इशू नहीं होता। आपने अगर अपना नंबर बंद कर लिया है तो कंपनी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अल्टीमेटली आप ही जो है आपने अपने एक जो है वो डोर क्लोज कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आपने अपने लिए खुद ही जो मुसीबत क्रिएट की है, किसी का इसमें कुछ नहीं जाएगा। आजकल लोग जॉब सीकर्स हैं, जॉब की तलाश में निकलते हैं, लेकिन जॉब लेने का तरीक़ाकार नहीं पता। तो सबसे पहले ज़रा स्टेप बाय स्टेप ये तो समझा दीजिए कि कितनी तालीमी याफ्ता लोग हैं, कितनी तालीम वाले लोग हैं, अगर MA किया है, MBA किया है, या और किसी जो है वो डिग्री से रिलेट करते हैं, तो उनको अपनी डिग्री के बाद क्या करना चाहिए, कैसे इस फील्ड में आना चाहिए, रिज्यूम कैसे बनाना चाहिए, और आपने अगर कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है, ये मैं क्योंकि एक ही सवाल कर दूं ताकि आप इसके जो है वो पार्ट में जवाब दे दें मुझे, कि अब अगर कभी आपका इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है तो आपकी प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं इस तरीके से स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप देखेंगे जो जिस पोजीशन के अगेंस्ट आप अप्लाई कर रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर एक MTO की वैकेंसी अनाउंस की है किसी भी कंपनी ने, इफ़ दे आर लुकिंग फॉर MBA फाइनेंस, और अगर वहाँ पे HR का बंदा अप्लाई करेगा या मार्केटिंग का बंदा अप्लाई करेगा तो क्या चांस होगा?
सिलेक्शन उसकी नहीं होगी, वो उसके माइंड में ये आएगा कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन मेरी जॉब नहीं हो रही, मुझे इंटरव्यू की कॉल नहीं आ रही। तो सबसे मेन चीज़ ये होती है कि जो भी हायरिंग कंपनी हो, इवन के सीनियर लेवल की पोजीशंस के ऊपर भी अब सबसे पहले ये चेक करें कि कंपनी की जो है वो एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है। राइट। एजुकेशन की हो सकती है, स्किल्स की हो सकती है, एक्सपीरियंस की हो सकती है, सेक्टर की हो सकती है, लोकेशन की हो सकती है, जेंडर की हो सकती है। तो आपने ये देखना है कि अगर लेट्स सपोज के ऐड में लिखा हुआ है कि दिस पोजीशन इज़ ओनली फॉर मेल और फीमेल, अपोजिट जेंडर के लोग जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके चांस ऑफ इंटरव्यू कॉल क्या होगी? ज़ीरो होगी। ठीक है। तो अगेन सबसे पहले तो आपने ये देखना है। फिर दूसरी बात ये है कि अगर आपको कॉल आती है तो आप जो भी कमिटमेंट करें अपना उनसे टाइम ले लें, और लेकिन अपनी कमिटमेंट के हिसाब से आप इंटरव्यू के लिए अपेयर हों। अच्छा, ये चीज़ जो है ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनको भी चाहिए, स्पेशली अगर फ्रेश इंडस्ट्री में जा रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे ये यूनिवर्सिटी के ऊपर भी बात आ रही होती है। सही, कि आप अप्लाई करते हो। अब क्योंकि अप्लाई करने में कोई कॉस्ट नहीं है, अप्लाई जस्ट ऑन योर सिंगल क्लिक। ऑनलाइन है, आप CV बेच रहे होते हो, ईमेल बेच रहे होते हो, या डिफरेंट डिजिटल जो चैनल्स हैं। अब क्योंकि अभी इसके ऊपर कॉस्ट नहीं होती, तो आपका जो लेवल ऑफ सीरियसनेस होता है वो एज पर रिक्वायरमेंट नहीं होता। और बहुत सारे लोगों को तो ये भी याद नहीं होता कि हमने किस किस कंपनी के अंदर अप्लाई किया हुआ है और किस किस पोजीशन के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। इतनी जगह CV भेजी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सेकेंड ये हो गया कि आपने रिक्वायरमेंट आपने अप्लाई करना है एज पर नीड, इंटरव्यू की कमिटमेंट करें, इंटरव्यू के लिए आएँ, और उसके बाद एक इंटरव्यू जो होता है, अगेन आपकी अगर सिलेक्शन नहीं होती तो वो आपके लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। आप असेस करते हो कि इंटरव्यूअर ने क्या पूछा है, मेरा स्किल सेट क्या है। वो स्टार्ट के अंदर ये होता है क्योंकि ज़्यादा फ्रेश होते हैं, तो आपसे कोई इंडस्ट्री का तो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, आपसे आपके डिग्री से, आपके कोर्सेज से, आपके करिकुलम से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो वहाँ से फिर आपको पता चल रहा होता है कि मैं किस एरिया के अंदर जो है वो लैग कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब ये आपने ये वाला फेज भी क्वालिफाई कर लिया, अब आपका इंटरव्यू हो गया, आपकी सिलेक्शन हो गई है। अच्छा, एक ये होता है कि बहुत सारे लोगों ने एक टाइम के अंदर क्योंकि डिफरेंट कंपनीज के ऊपर अप्लाई किया होता है, इंटरव्यूज़ के लिए भी आगे वहाँ से ऑफ़र भी ले लेते हैं, और एक टाइम भी ले लेते हैं कि हमने 15 डेज़ के बाद ज्वाइन करना है या 1 मंथ के बाद ज्वाइन करना है। और फिर क्या होता है कि मीनवाइल कोई अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपकी 40,000 के ऊपर हायरिंग हुई है, तो किसी ने 45 हायर कर दिया, तो आपने जो 40,000 की ऑफ़र है किसी भी कंपनी की है, आप उसे इग्नोर करते हो, आप 45 वाले को ज्वाइन कर लेते हो। उससे क्या होता है, आपने उनका टाइम ज़ाया कर दिया ना, कि जिनको आपने पहले कमिट किया हुआ, यानी कि आप कमिटमेंट के पक्के लोग ही नहीं है। आप ये देखते हैं कि कहाँ से मुझे जो है वो फायदा हो रहा है, 5-10 हज़ार के पीछे जो है वो आपने अपनी कमिटमेंट लूज कर दी। अब वो कमिटमेंट जो आपने अपनी लूज की, यानी उस बंदे को जिसको आपने कहा कि मैं 10 दिन बाद ज्वाइनिंग दे दूंगा या 15 दिन बाद ज्वाइनिंग दे दूंगा, और वो उसके साथ भी मिस कमिटमेंट हुई, आप कभी भी आगे कमिट नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपका जॉब के साथ भी आप मिसकमिटमेंट करते रहेंगे। ऐसे ही है, आपकी डे 1 से अगर मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो जाएगी, ऐसे ही है, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा ये लर्निंग के साथ। ऐसा ही है, क्योंकि आप टारगेट करो कि मैंने इस इंडस्ट्री में जाना है, इस फील्ड के अंदर जाना है, इन कंपनीज के अंदर मैंने अप्लाई करना है, तो फिर आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से अप्लाई करो। हाँ। अगर आपको ऑफर आती है तो फिर आपको अगर काउंटर ऑफर आती है। ये क्या है कि इतनी सारी जगहों पे अप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी अप्लाई कर दो, यहाँ भी अप्लाई कर दो, कोई स्पेसिफिक बंदा कोई देखता है, कोई स्टैंडर्ड देखता है कि भाई ये 2-4 अच्छे ब्रांड्स हैं, ये 2-4 अच्छी जगहें हैं, यहाँ पर हम अपनी CV भेज देते हैं, देखते हैं हमें यहाँ से जवाब आता है कि नहीं आता। इतनी जगहों पे CV भेजी होती है कि कहीं से जवाब आ जाए तो आगे खुद ही कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि अच्छा हमने कहाँ पे CV भेजी थी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं, ये कौन सी जगह है। तो वो बिल्कुल ऐसे जो है वो ब्लाइंड सिचुएशन हो जाती है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब आपको अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, आपको अपनी स्किल्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, तो आप रैंडमली अप्लाई कर रहे होते हो कि कहीं से शायद मुझे कॉल आ जाए। तो वो फिर ये होता है कि आपकी अगर यूनिवर्सिटी अच्छी है, ग्रेड अच्छे हैं, तो आपको कॉल तो आ जाती है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि आप अपने लिए इंडस्ट्री के जो डोर्स हैं वो क्लोज करते जाते हो। ऐसे ही है। अच्छा, ऐसे बंदे जो मिस कमिटमेंट करते हैं आपके साथ होते होंगे, बहुत दफ़ा होता होगा कि आते हैं कि 10 दिन बाद ज्वाइनिंग दे लूँगा, 15 दिन बाद दे लूँगा, और उसके बाद नहीं आते। अब देखिए वो बेचारा जिसको जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत थी, लेकिन उसको छोड़ के आपने उसको जो है वो रख लिया कि जिसकी जो है वो क्वालिफिकेशन ज़्यादा थी, एक्सपीरियंस ज़्यादा था, या जो भी था, और उसने आपसे कमिट भी कर लिया और फिर वो आगे चला गया।
तो वो फिर आप लोग क्या करते हैं, उसको दोबारा से जो है वो पूरे प्रोसीजर को जो है वो ऑन करते हैं, या जो उससे बेहतर आपको लगता है फिर उसको कॉल फौरन से कर लेते हैं कि आप आके जो है वो जॉब नॉर्मली ये होता है कि हर कंपनी जो है वो जब हायरिंग कर रही होती है किसी भी पोजीशन के अगेंस्ट, तो वो मल्टीपल इंटरव्यूज़ कर रही होती है, मल्टीपल कैंडिडेट्स जाहिर है तो वो अपनी एक प्रायोरिटी लिस्ट सेट कर लेती है कि हमने फर्स्ट के ऊपर इस कैंडिडेट को रखना है, सेकंड के ऊपर इसको रखना है, थर्ड के ऊपर इसको रखना है। इन केस के अगर ये वाला कैंडिडेट जो है वो ज्वाइन ना करे तो फिर आपके पास प्लान बी और सी क्या है, होना चाहिए। क्योंकि ये तो नहीं है कि आप अपना सारा प्रोसेस जो है वो दोबारा से स्टार्ट करें, क्योंकि इसकी कॉस्ट है, पहले ही ये सारे प्रोसेस हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप लोग कितने बंदों की जगह जो है वो रखते हैं कि अगर 2 लोग भी आपको इनकार कर दें तो अगले 2 बंदों की जगह भी जो है वो बना लेते हैं? नॉर्मली जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो हर पोजीशन के अगेंस्ट को 4-5 लोगों को इंटरव्यू करती है। ओके। उसके पहले जो अच्छा, इसके अंदर भी बहुत सारी कंपनीज ऐसे होती हैं जिसके जैसे कैंडिडेट अप्लाई कर रहे होते हैं, इसी कैसे कंपनीज भी हर कैंडिडेट को बुला रही होती है कि चलो इसको भी मिलने इसको भी मिलने। लेकिन जो अच्छी कंपनीज होती हैं, अच्छे HR हैं, वो देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कैंडिडेट का प्रोफाइल क्या है, वो और कौन सा बंदा हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर कोई ERP वगैरह यूज़ कर रहे हैं जो कि आपके ऑटो फिल्टर करके देते हैं आपको CVs, आप उसको भी यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप मैनुअल कर रहे हैं तो आप फिर भी आपको पता होता है, तो आप कोई 4-5 जो मोस्ट रेलिवेंट कैंडिडेट्स होते हैं आप उनको बुलाते हो, लेकिन उससे पहले भी आप डिफरेंट फोरम यूज़ करते हुए उनसे जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है वो आप उनसे ले लेते हो, और जो बेस्ट मैच कैंडिडेट्स होते हैं आप उन्हीं को फिजिकली इंटरव्यू के लिए बुलाते हो। तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो ऐसे चलता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जो लेटेस्ट जो लोग आ रहे हैं, जो फ्रेश MBAs हैं, आपकी कंपनी जो है जब हायरिंग कर रही होती है तो आप लोग कौन सी क्वालिफिकेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कितना एक्सपीरियंस प्रेफर करते हैं, और कोई भी आप जैसी कोई भी मल्टीनेशनल फर्म या कोई भी जो है वो बड़ा ब्रांड, वो क्या जो है वो रिक्वायर्ड करता है कि हमारे पास जो बंदा आएगा उसकी क्वालिफिकेशन और उसका एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए? देखिए, आपने डिपेंड ऑन डिफरेंट मतलब पार्ट्स के, उसमें मुख्तलिफ आपके शोबे होते हैं, जिसमें आपकी जो है वो HR भी हैं, जिसमें आपकी जो है वो मैनेजमेंट भी है, जिसमें आपकी जो है प्रेजेंटेशन भी है, तो ये सारा किस तरह डील करते हैं? आपने खुद ही जो है अपने सवाल का आधा जवाब दे दिया है। बेसिकली अगर तो फ्रेश है तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो फ्रेश ही हम उसको जो है उसकी एकेडमिक स्किल्स के ऊपर एवेल्युएट करेंगे। ठीक है। अगर एक्सपीरियंस नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप क्या एक्सपीरियंस काउंट करता है? अगर कोई फ्रेश आता है बंदा आपके पास तो आप उसको रख लेते हैं? जो एक्सपीरियंस है फ्रेश के अंदर 2 तरीके के फ्रेश होते हैं, एक बिल्कुल फ्रेश होते हैं, एक ने इंटर्नशिप की होती है या डिफरेंट अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स वगैरह किए होते हैं। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर की जो उनकी फाइंडिंग की रिपोर्ट होती है या इंटर्नशिप की रिपोर्ट होती है, वो उनको एक कंपैरेटिव एज देती है। अगेन दोनों ही फ्रेश है, लेकिन जो इंटर्नशिप वाला होता है या फाइनली प्रोजेक्ट वाला होता है तो उसके पास एक एज होता है कि अगर वो उसने वाकई वहाँ पे एक अच्छा टाइम लगाया हुआ है कंपनी के अंदर और उसने कुछ सीखा हुआ है, तो वो जो इंटरव्यूअर होता है उसको इम्प्रेस कर सकता है कि उसको एक वो एज दे और उसको शॉर्टलिस्ट करे। ओके, बिल्कुल ठीक है। अगर एक शख्स बिल्कुल मायूस हो चुका है अपनी लाइफ में, उसके पास अब कोई आगे जो है वो रास्ता नहीं है, उसको कोई जॉब नहीं मिल रही, वो पढ़ा लिखा है और उसको कहीं उसके म्यार के मुताबिक जॉब नहीं मिलती, और अगर जॉब मिलती है तो सैलरी कम ऑफ़र की जाती है, तो उस इंसान को क्या करना चाहिए? बेसिकली आप के जो सवाल है इसके 2 हिस्से हैं। पहला ये कि सैलरी कम मिलना और दूसरा ये कि जॉब ना मिलना। अच्छा, कुछ स्किल्स ऐसी हैं शायद इसलिए भी तो जॉब छोड़ देते हैं ना कि सैलरी कम है, तो वो भी जॉब ना मिलने में कंसीडर हो जाता है। बिल्कुल, स्टार्ट के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, जिसके से मैंने कहा कि डिफरेंट जगह पे अप्लाई किया हुआ है, डिफरेंट ऑफर्स आए, वो कहते हैं हमने MBA करके 40,000 जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो क्या करते हैं कि वो उसको ओपन नहीं करते, लेकिन भी कुछ अर्से के बाद मैं आपको बताऊँगा जो फ्रेश होते हैं, आपके हर 6 महीने के बाद एक नई लॉट जो है वो निकल रही होती है मार्केट के अंदर, आपके बैचेस जो हैं वो आ रहे होते हैं। तो अगर फ्रेश है, अगर किसी ने आज MBA किया हुआ है, किसी ने 6 महीने पहले किया हुआ है, 6 महीने जब बंदा फारिग रह लेता है तो वो उसके अंदर बहुत सारी इस तरीके की हैबिट डेवलप हो चुकी होती हैं जो कि इंडस्ट्री के अंदर वो एडजस्ट नहीं हो पाता। ओके। तो उसमें क्या होता है कि कंपनी फिर जो बिल्कुल लेटेस्ट अवेलेबल बैच होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का जो उन्होंने टारगेट किया होता है, तो वो फिर उसको प्रेफर करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है, जो उसके चांस होते हैं, उसको वो खुद ही रिड्यूस करता जाता है। अच्छा, सही, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो करना क्या है, उसको
करना क्या चाहिए? अच्छा, उस टाइम उसके लिए जो है वो रास्ता क्या है? कोई ऐसी दुनिया के अंदर कोई नहीं है, कोई सिनेरियो नहीं है कि इंडस्ट्री जो है, अगर मैं आपको एज ए कैंडिडेट पूछूं कि जॉब्स हैं तो आपका जवाब होगा कि नहीं है। अगर आप टेबल की दूसरी साइड पे हैं और आपसे मैं पूछूं, एज ए एम्प्लॉयर पूछूं, एज अ हायरिंग मैनेजर पूछूं, एज अ HR पूछूं कि जो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स हैं, तो आपका जवाब भी नहीं है। तो अब ये क्या है कि गैप है। वजह उसकी ये है कि जो इंडस्ट्री की स्किल्स रिक्वायरमेंट है, जो यूनिवर्सिटीज़ से आपने लर्न किया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर गैप है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर कोई अभी इमर्जिंग सेक्टर है, उसके अंदर आपने अगर मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कि आपने MA उर्दू किया हुआ है, तो वो इंडस्ट्री के लिए तो नहीं है, वो आपने अगर टीचिंग करनी है तो यूनिवर्सिटी के लिए तो हो सकता है। तो आप जब अपना कोई भी लेक्चर या मास्टर या पोस्ट मास्टर, ठीक है, कोई भी आपकी फाइनल डिग्री हो, जब उसकी आप सिलेक्शन करो तो आप ये देखो कि इंडस्ट्री के अंदर उसकी एम्प्लॉयमेंट के कितने चांसेस हैं। लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने टारगेट कर लिया कि मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, मेरा MBA में नहीं हुआ, चलो जी MPA में ले लो, ठीक है, उसमें नहीं हुआ MA, किसी भी जो है डिसिप्लिन में कर लो। अब अगर आप MA करते हो तो MA करने के बाद आप के मुकाबले में जब एक MBA जाता है या एक MS जाता है या टेक्निकल अगर कोई भी फील्ड है, तो वहाँ से कोई जार अप्लाई कर रहा होगा, तो इंडस्ट्री तो डेफिनेटली उसी को प्रेफर करेगी जो जिसका स्किल सेट जो है वो मोस्ट रेलिवेंट होगा। तो आपने अपना करियर आपका उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है टेक्निकली, जब आप अपना मेजर जो है वो ऑप्ट करते हो, यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन लेते हो, तो आप उसी वक्त डिसाइड कर लेते हो कि यार ये आपका फ्यूचर करियर होगा। ठीक है, मतलब डिसाइड तो कर लेते हो, लेकिन ये डिसाइड करने के लिए आपके पास इतनी सलाहियत का होना भी तो ज़रूरी है। कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आ रही होती कि हमने MBA करके जाना कहाँ है, अगर हमने MS कर लिया तो हमारे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी है। मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा डिफाइन कर दें इस चीज़ को कि अगर MBA वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेस्ट रहेंगी। MS किया हुआ है, सिंपल MA किया हुआ है, तो उनके लिए BA किया हुआ है, B.Ed किया हुआ है, BSc किया हुआ है, जो भी फील्ड है, इसमें वो कहाँ अप्लाई करें, थोड़ा सी आसानी कर दें। बिल्कुल, आप को मैं इसी से बताता हूँ कि ये ना डायरेक्ट लिंक करता है कि आपका लाइफ का गोल क्या है। ठीक है, आपने जब आपकी स्कूलिंग का टेन्योर होता है या आप कॉलेज के अंदर होते हो, तो आपने अगर अपना टाइम जो है वो थोड़ी सी आप रिसर्च कर लो कि अब जिस तरीके से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आजकल जो है वो ई-कॉमर्स का दौर है, ई-कॉम का दौर है, ठीक है। आपकी जो भी ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जॉब्स हैं वो ऑब्सलीट होती जा रही हैं, और जो ई-कॉम, डिजिटल मार्केटिंग, मार्केट प्लेस, इन की जो फील्ड्स हैं, ठीक है, इसके साथ जो लोग अटैच हैं या जिन्होंने इसके अंदर अपना करियर स्टार्ट किया हुआ है, दे हैव अ बेटर कंपनसेशन एज़ कम्पेयर टू सिंपल जो ट्रेडिशनल करियर पाथ्स हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं अभी यहाँ पे नाम नहीं उनका ले रहा, तो वो क्या कर रही होती हैं, वो अपने स्टूडेंट को ड्यूरिंग देयर एजुकेशन वो गाइड करती हैं कि आपने कौन सा करियर पाथ, कौन सा सेक्टर, कौन सा इंडस्ट्री जो है वो आपने टारगेट करना है। ठीक है, ठीक है, जो लेटर ऑन उनको उनके अंदर वैल्यू ऐड करता है। मैं कहती हूँ सब जगह पे ऐसे होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए। जो यूनिवर्सिटी तक पहुंचा है, कॉलेज तक पहुंचा है, उसका कॉलेज और यूनिवर्सिटी को जो है वो उसका पाथ बनना चाहिए ना, रास्ता देना चाहिए उनको, उन्हें बताना चाहिए कि आपके लिए क्या रास्ता है। अब तो अवेयरनेस काफी आ चुकी है। आपका जो क्वेश्चन था ना, उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसके अंदर ना 3 पिलर हैं जी। एक स्टूडेंट खुद है, एक उसने जिसको अपना एज ए रेफरेंस अथॉरिटी जो है वो कंसिडर किया हुआ है, जिससे वो मशवरा करता है, जो उसका मेंटोर होता है वो है, पेरेंट्स हैं। और जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हो तो फिर उसके बाद मेन जो आपकी कंट्रीब्यूशन जो होनी चाहिए वो यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए, उसका प्लेसमेंट ऑफिस हो। जब आपका फर्स्ट डे ऑफ द सेमेस्टर हो तो वो आपके साथ एक इंटरव्यू करें, फिर आपके रैंडमली जो है आपके कुछ टेन्योर के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपकी करियर काउंसलिंग करें कि आपने जो टारगेट्स थे आपने स्टार्ट ऑफ द करियर जो है एजुकेशनल करियर बताया है, अब उसके साथ कितने अलाइन हैं, आप कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो रहे। आपने अगर डिसाइड किया हुआ कि मैंने जो है वो हेड ऑफ मार्केटिंग बनना है,
ठीक है, और आपके मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं, सब्जेक्ट है, उसके अंदर ही सबसे कम स्कोर है आपका, उसके अंदर कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, तो यहाँ से ही गैप जो है वो एक डेवलप होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने इंडस्ट्री के साथ लिंक जो है उनको इस्टेब्लिश करें, इंडस्ट्री के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको अपने जो कैंपस है उस पर इन्वाइट करें, स्टूडेंट के लिए जो है वो करियर काउंसलिंग के सेशंस अरेंज करें। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो होनी चाहिए ना हर जगह पर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये अभी तो मेरा ख्याल है काफ़ी जगहों पर इस चीज़ का जो है इत्माम किया जाता है। मेरा ख्याल है कि शायद 5% ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके प्लेसमेंट ऑफिस जो हैं वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, बाकी जो है वो ऑटो पे हैं। बच्चों को खुद कहते हैं यार आप अपने ही रेफरेंस से जो है वो इंटर्नशिप ढूंढो। यूनिवर्सिटीज़ का इंटर्नशिप हंटिंग के अंदर कोई रोल नहीं होता। मेरे पास इतनी सीवीज आती हैं, हालांकि मैं एक एंकर पर्सन हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी सीवीज आती हैं कि हमें इंटर्नशिप के लिए कहीं लगवा दें। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जब आप जैसे लोग मेरे प्रोग्राम में आते हैं और मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ तो वो सीवीज़ में आगे जो है वो फॉरवर्ड कर देती हूँ। आगे अल्लाह की मर्ज़ी और आगे जो है वो उनकी एफ़र्ट और उनका जो एक्सपीरियंस कि उनको जॉब मिल जाती है और फिर जो है वो मुझे दुआएं भी मिलती हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन फिर भी ये बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल मरहला है। ये वाला जो अप्रोच है ना, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं है। हाँ। ये एक एड हॉक बेसिस पे तो आप इसी से कर सकते हैं, लेकिन ये शायद 2% या 3% लोगों के लिए इफेक्टिव जाहिर है तो जो मेजॉरिटी है उसके लिए एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए। हाँ। चैनल से मुराद ये है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हो और इसके अंदर गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले कर सकती है। वो एक इसके का सेंट्रल डिपार्टमेंट बना दे जो कि हर साल स्टार्ट के अंदर बताए कि किन किन जो है सब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट को आप एडमिशन दें, यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूवल दें। हमारे पाकिस्तान को ज़रूरत किस चीज़ की है ये बताएं। यूनिवर्सिटीज़ तो ये बताते नहीं है, जिसका जो दिल चाहता है वो सब्जेक्ट रख के जो है वो बैठ जाता है। कोई इजी टू एक्सेस ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिसमें बच्चे जो है वो उसको पढ़ें और वहीं से उनको जॉब जो है वो अपॉर्चुनिटी वहीं से मिल जाए। जहाँ से वो पढ़ रहे हैं अपनी डिग्री कंप्लीट करते ही उनकी जो है वो जॉब उनके हाथ में हो। तो मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तान के बच्चों को जो है वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, उन्हें जॉब ढूंढने के लिए 40 साल तक वेट नहीं करना पड़ेगा। हर जो इरा होता है इसमें आपकी इंडस्ट्री कितने लोग एमबीए करते हैं, कितने लोग यहाँ एमएस करते हैं, कितने लोग जो है वो यहाँ पे एमए तक पहुँच पाते हैं? बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन अब देखें, अगेन मैं यूनिवर्सिटीज़ को ब्लेम नहीं दे रहा, लेकिन ये फैक्ट है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ क्या रोल प्ले कर रही हैं कि गार्बेज इन गार्बेज आउट को वो वैल्यू नहीं ऐड कर रही। तो आपने कहा कि बहुत सारे इसी के अगर मैं देखूँ आज से 10-15 साल पहले एक पाकिस्तान के अंदर जो है वो MCS और BCS वगैरह जो है इसका स्टार्ट हुआ। आपकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सबसे जो हाई मेरिट था वो कंप्यूटर रिलेटेड जो है वो चाहे उसके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो, चाहे उसकी नेटवर्किंग से रिलेटेड हो, चाहे उसकी जेनेरिक कंप्यूटर रिलेटेड जो डिग्रीज़ हों, तो हर बंदा जो है वो उसी को टारगेट कर रहा है। फिर क्या होता है कि आपकी अगेन डिमांड और सप्लाई के अंदर गैप आ जाता है। जॉब्स तो एक सेट लेवल तक ही जो है वो इंडस्ट्री के अंदर होती हैं। जब अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 10 जॉब्स हैं और 10 ही लोग हैं, तो कंपनी और कैंडिडेट दोनों के लिए वो विन विन सिचुएशन होगी कि कैंडिडेट को एज़ पर रिक्वायरमेंट ही कंपनसेट किया जाएगा। अगर 10 जॉब्स होंगी और 1000 बंदा होगा तो वो फिर क्या होगा कि चांस होता है कि लाइक अंडर एम्प्लॉयमेंट हो। फिर जो लोग हैं वो कहते हैं अच्छा अगर इसकी 50,000 की रिक्वायरमेंट है तो अब क्योंकि जॉबलेस होने से बेहतर है कि मैं इसको 30,000 पे कर लूँ, 20,000 पे कर लूँ। तो आपकी जो सप्लाई है ये आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है इंडस्ट्री का उसके ऊपर भी इसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। अच्छा ये बताइएगा फहद साहब कि देखिए आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ज़ाहिर है कोविड के बाद हर किसी को बड़ा जो है वो एक स्टक टाइम देखना पड़ा। पूरी दुनिया में जो है वो ये टाइम सबने देखा। अब भी महंगाई जो है वो अपने अरूज पर है और महंगाई के इस दौर में जहाँ पर एक MBA किया हुआ, एक MS किया हुआ, एक MA किया हुआ बंदा है जिसने इतनी मेहनत से जो है वो पढ़ा है, इतनी डिग्री हासिल की है और उसको सिर्फ 30-40 हज़ार रुपये की जॉब मिलती है जिसमें उसका शायद फ्यूल भी जो है वो पूरा नहीं होता। तो वहाँ पे कंपनीज़ को भी तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जो है सैलरी का जो एक कॉम्बिनेशन है वो कम से कम उसकी डिग्री के हिसाब से तो रखें। यहाँ एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है वो आप लोग पैसे पे करते हैं, माजरत के साथ, मतलब सिर्फ आप ही नहीं,
और भी बहुत सारे लोग, हमारे जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो सब लोग ऐसे ही करते हैं। तो क्यों एक्सपीरियंस को क्यों आप लोग इतना ज़्यादा जो है प्रेफर करते हैं? वो बेचारे लोग कहाँ जाएं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है? उन्हें एक्सपीरियंस करने देंगे तो एक्सपीरियंस आएगा। और स्टार्टिंग में ही जो है वो 50+ से जो है वो सैलरी स्टार्ट क्यों नहीं की जाती, या कुछ ऐसा ही पैकेज होता है? मैं आपको ना एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो करता है डिज़ाइनिंग में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है। एक बच्चा जो है वो बीबीए कर रहा है, एक बच्चा जो बीसीएस कर रहा है या सॉफ्टवेयर बीएस कर रहा है। अब तीनों का इंडस्ट्री के अंदर पे स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है। जो डिज़ाइन वाला है उसकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 50,000 प्लस होगी। ठीक है। और जो बीबीए वाला होगा, अगर मैं कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ को निकाल के मैं बात करूँ, अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो शायद अराउंड 30-40,000 के क्लोज होगी। ठीक है। ठीक। अब ये तो कैंडिडेट ने खुद डिसाइड करना है कि वो कौन सा करियर पाथ जो है वो चूज़ करता है कि जिसकी फ्यूचर के अंदर इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायरमेंट हो और वो हाईली पेड हो। सही, ये उसको खुद डिसाइड करना है कि उसको कौन सी जो है वो देखिए फील्ड फॉर चूज करनी एग्जांपल मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि जो मेन आपकी सैलरी को चीज़ इस्टेब्लिश करती है वो आपकी डिमांड और सप्लाई है। अगर इंडस्ट्री अगेन आपने इंडस्ट्री जो है ना, ये जो इन्फ्लेशन का एक इम्पैक्ट है, इसको वो किसी हद तक जो है वो अब्जॉर्व कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ एक स्टेज आती है कि इंडस्ट्री की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उनके भी बजट्स होते हैं, तो वो भी एक हद से ज़्यादा फिर इंटरनल आपका एक स्ट्रक्चर होता है सैलरी का, तो आप उसको भी जो है अपना अलाइन रखना होता है आपने, आप उसको भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नहीं वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जो यहाँ बात कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ कि आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि वाकई ही सैलरी पैकेजेस जो हैं वो आपकी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या आप भी इसी बात से इत्तेफाक करते हैं कि अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस होना चाहिए? नहीं, देखिए अगेन एक्सपीरियंस जो है उसका डिफरेंट पे स्ट्रक्चर है। ठीक है। एक्सपीरियंस के अंदर भी दो चीज़ें आ जाती हैं। लेट्स सपोज कि एक बंदे ने 5 साल काम किया हुआ है, ठीक है, और उसने एक ही अपने अंदर एक स्किल जो है वो डेवलप की हुई है। मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा एचआर के अंदर काम कर रहा है 5 साल से, अगर वो पे रोल ही देख रहा है, इसको बाकी जो एचआर के असूलों का नहीं पता, उसको उन फंक्शंस का एक्सपोजर नहीं है। और एक 5 साल का बंदा है, उसने पेरोल के अंदर भी काम किया हुआ है, रिक्रूटमेंट के अंदर भी काम किया हुआ है, उसने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर भी काम किया हुआ है, उसने ओडी के ऊपर भी काम किया हुआ है। अब दोनों का जो मार्केट के अंदर अगर कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो उन दोनों को जो ऑफ़र होगी वो डिफरेंट होगी। तो अगेन ये एट द एंड ऑफ डे आपने खुद ही जो है वो अपने आप को लिमिटेड किया हुआ है स्किल के ऊपर। अगर आपकी इंडस्ट्री आपको रोटेट नहीं कर रही तो आप ये कोई लिमिटेशन नहीं है, आप बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, आप अपने अंदर जो है वो वैल्यू ऐड करते रहें और कोशिश करें कि कंपनी के अंदर रहते हुए आप विद इन अ सेम जॉब फैमिली आप रोटेट हों। अगर आप एचआर के अंदर, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इसी तरीके से बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। अगर मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस की एग्जांपल दूं, आप कुछ अर्सा रिसीवेबल देख लें, कुछ अर्सा जो है वो आप अकाउंट पेबल देख लें, ट्रेजरी देख लें, टैक्स देख लें, बैंकिंग से जो कोऑर्डिनेशन होती है उसको देख लें। तो आपके पास अब क्या होगा कि ये स्किल्स आपकी ऐड हो रही हैं जो अल्टीमेटली आपका फ्यूचर के अंदर जो पे स्ट्रक्चर होगा उसको ये डिफाइन करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप ये देखिए ना कि हमारे इतने पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां जो हैं, हमारा मुस्तकबिल जो है वो कैसे सड़कों पे खुआर हो रहा है। कोई रिक्शे चलाने पे मजबूर है, तो कोई यहाँ पर जो है वो इवन के बहुत छोटी सी दुकानें खोल के अपना छोटा मोटा बिजनेस लेकर जो है वो बैठे हुए हैं। एमबीए होल्डर्स के पास जो है वो डिग्रियाँ हैं, इतनी मेहनत से जो है वो पढ़ा लिखा, और एंड टू एंड हाथ में जो है वो क्या आया, सिर्फ 30 से 40 हज़ार रुपया। तो उस 30 और 40 हज़ार रुपये के लिए जिसमें उन्होंने दिन रात जो है वो मेहनत करके भी वो कमाने हैं, और उस पर भी जो है वो उनको 100 बातें आगे से सुनने को मिलनी है। तो कंपनीज़ को भी तो चाहिए कि थोड़ा रिलीफ जो है वो अनाउंस किया करें। अगर किसी का रेगुलर है, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट किया जाए। उसका जो है वो मंथली कितने महीने बाद जो है वो सैलरी पैकेज इंक्रीज़ होता है या साल बाद इंक्रीज़ होता है, इसकी क्या जो है वो आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, या आप क्या बताना चाहेंगे इस हवाले से? मिस, इसके अंदर एक टर्म यूज़ होती है जिसको कहते हैं टोटल रिवॉर्ड। टोटल रिवॉर्ड के अंदर क्या होता है कि आपके डायरेक्ट मॉनिटरी, इनडायरेक्ट टोटल रिवॉर्ड, टोटल रिवॉर्ड्स। अच्छा।
उसके अंदर क्या होता है कि आपकी सैलरीज होती हैं, आपकी वेरिएबल इनकम होती है, आपके बोनसेस होते हैं, आपके इंसेंटिव्स होते हैं, आपके परफॉर्मेंस बेस्ड जो है वो एडिशनल इनकम आपको जो है वो मिलती है। इसके अंदर आपकी ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एक कंपनी है, लेट्स सपोज उसने आपको हायर कर लिया 50,000 के ऊपर, ओके, और उसने आपको कोई सर्टिफिकेशंस नहीं करवाई, आपको कोई ट्रेनिंग्स नहीं करवाई, आपके अंदर कोई नई स्किल्स ऐड नहीं की, या आपको फैसिलिटेट नहीं किया कि आप अपने अंदर कोई नई स्किल्स ऐड करें, और उसके मुकाबले में एक कंपनी है जो 40,000 आपको शायद दे रही है, लेकिन उसने आपको जो आपकी फील्ड से रेलेवेंट दुनिया के बेस्ट ERP हैं वो आपको टूल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं, आपकी उनके अंदर एक्सपर्टीज़ डेवलप हुई हैं, तो जो कि आपकी सेकंड जॉब के अंदर अब दोनों में से क्या होगा कि जिसने वो टूल्स यूज़ किए हुए होंगे वो उसके अगेन एम्प्लॉयमेंट के जो है वो चांसेस कंपैरेटिवली हाई होंगे, और उसकी सैलरी भी हाई होगी। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम एक ही चीज़ को बार बार जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, वो पे स्ट्रक्चर है। कंपनी के अंदर या करियर के अंदर पे के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। क्या? आपका कल्चर, वर्किंग एनवायरनमेंट, आपके कोलीग्स, आपका लाइक कल्चर क्या है, आप डेलीगेशन है, आपकी जो है वो टीम वर्क का कॉन्सेप्ट है। इन सब चीज़ों से ज़िंदगी गुजर जाती है। मिस एक बंदा जो है ये अगेन बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि ज़्यादा सैलरी आपकी लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है, पैसे जी आपकी जेब में ना हो ये तो कम्बो लोग आपकी इज्जत नहीं है, करते। मिस ये कम्बो है, ठीक है। अगर एक बंदा ज़्यादा सैलरी ले रहा है लेकिन वो मेंटली जो है वो स्ट्रेस के अंदर है, वो डिस्टर्ब है, अल्टीमेटली इसका आपकी हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा होता है। राइट। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ की एडवोकेसी नहीं कर रहा कि सैलरीज जो है वो अच्छी नहीं होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। आप HR हेड है ना, आप ऐसी बातें करेंगे। मैं बेसिकली ये आपके ऑडियंस को ये समझाना चाह रहा हूँ कि करियर के सिलेक्शन, आप सही जा रहे हैं, आप अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। करियर की सिलेक्शन के अंदर हम मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ एक जो फैक्टर है उसको कंसिडर करते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर्स, उसके जो आपकी करियर के अंदर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको आप नहीं देखते। मैं अगर अपनी कंपनी को डिस्कस करूं तो उसमें मेरे पास बहुत सारे ऐसे MTOs हैं जो कि विद इन 2 और 3 ईयर्स HOD की पोजीशन पे प्रमोट हुए हैं। सही। तो वो कंपनी जो आपको MTO रख रही है शायद हमसे कोई 10-15% एडिशनल सैलरी के ऊपर, लेकिन आप 2 साल के बाद भी MTO हो, तो मेरा ख्याल है कि वो कंपनी जो आपको MTO रख रही है शायद 10-15% कम सैलरी के ऊपर, लेकिन 2-3 साल के बाद आप अपने डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो आपके फ्यूचर के अच्छा, लिए ये 2 या 3 साल बाद ही आपकी जो है ये प्रमोशन कर दी जाती है? नहीं, प्रमोशन तो मिस सम केसेस के अंदर विद इन 3 मंथ्स भी हो जाती है। अच्छा जी बिल्कुल, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट वो नहीं होता कि आप ये गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे तो इस तरीके की कंडीशंस होंगी। प्राइवेट सेक्टर जो है ये हाईली कंपेटिटिव होता है, लाइक इट्स अ 2-वे ट्रैफिक। एम्प्लॉयर जो है वो भी उसकी भी कोशिश होती है कि जो अच्छे एम्प्लॉय हैं, जो स्टार परफॉर्मर हैं उनको हम रिटेन करें, और इसी तरीके से जो कैंडिडेट हैं या आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी होती है कि उनको भी जिसके से वो अपनी बेस्ट हंटिंग में रहते हैं सैलरी के ऊपर या कंपनी के टैग के ऊपर। तो कंपनी जो है वो उसकी, देखिए मेरी बात सुने, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग समझते हैं कि यार HR या कंपनी जो है वो एम्प्लॉय को रिटेन नहीं करना चाह रही या एज पर मार्केट उसको पे नहीं करना चाह रही। तो अगर आपका एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो इसकी कॉस्ट है। 2-3 लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, उसमें आपका इमीडिएट जो है वो HOD या सुपरवाइज़र है, HR का डिपार्टमेंट है जो उसका रिक्रूटमेंट को देख रहा है, और बहुत सारी आपकी चीज़ें जो हैं वो नए एम्प्लॉय के साथ जो है वो एडिशनल कॉस्ट आपकी ऐड हो रही होती है। कंपनी की फिर एक रिप्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि अगर किसी कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो हाई टर्नओवर रेट होगा तो इंडस्ट्री के अंदर जो नए लोग हैं वो नहीं आते, तो कंपनी क्या तो एक जो है वो KPI अच्छा, जो पहले से वैसे लोग बैठे हुए होते हैं ना वो नए लोगों को आने भी नहीं देते। मिस ये ना कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, जिससे मैंने स्टार्ट के अंदर कहा है ये भी अंदर की बात है। जी अंदर की बात नहीं है। हाँ। ये किसी हद तक जो है डिफरेंट कंपनीज में ये चीज़ होती है। ये ना फ्रेश के लिए नहीं होती, ये जब आप सीनियर पोजीशन के ऊपर लाइक देख लेना कि हमसे ज्यादा अच्छा बंदा जो है कैपेबल है, ये तो थोड़े दिनों में जो है वो इसको सब कुछ मिल जाएगा जो मुझे पिछले 20 सालों में जाके मिला, तो वो फिर फौरन उसको फायर कर देते हैं। देखिए ये यूनिवर्सल एक है, वो उसी वक्त उसे रिजेक्ट कर देते हैं CV देख के, नहीं आप नहीं हो, आप हमारे लेवल पे नहीं आते, आपका एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए डिपेंड कर होता है कि आपकी जो हायरिंग टीम है वो कितनी उसके पास दिल कितना बड़ा है, एम्पावरमेंट है, ठीक है वो कितनी विजनरी है। अगर तो आपने इनसिक्योरिटी आपके अंदर इसी की है कि यार ये बंदा कल को आएगा, ये मुझे रिप्लेस कर सकता है या इसकी स्किल सेट मुझसे अच्छी हैं,
तो फिर तो वो उस HOD जो जिसके पैनल के अंदर HR भी बैठा हुआ होता है और समटाइम्स CEO भी बैठा हुआ होता है, तो वो तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होती। ऐसे लोग तो कम से कम मेरी कंपनी के अंदर जो है उनका कोई करियर नहीं है। तो हमारा तो इसके कोई नेगेटिविटी नहीं है, लाइक जो पॉजिटिव अप्रोच होती है, अच्छी बात बिल्कुल है। हम उसको ही अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। एक दूसरे के लिए दिल खुला रख के जो है वो वेलकम करना चाहिए। अच्छे लोगों को जब तक चांस नहीं देंगे तब तक पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा। और मैं समझती हूँ कि सारी ज़िंदगी तो हमने सीटों पर बैठे नहीं रहना, जाहिर है हमारे बाद भी कुछ लोग हैं जो आएंगे और ये अपनी जिम्मेदारियाँ जो है वो संभालेंगे। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है उस वक्त ये देखकर कि जब लोग अड़क फंस कर एक ही जगह पर बैठ जाते हैं और उठने के लिए तैयार नहीं होते, अपनी सीट नहीं छोड़ते कि भाई आगे आने वालों को जो है वो मौका ना मिल सके, हम बस यहीं पे बैठे रहें। अब कुछ नया ट्रेंड लाने का जो है वो दौर होना चाहिए, कुछ नए लोगों का, नए फेसेस को आगे आना चाहिए। हर जगह पे न्यू टैलेंट को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, उनको एक्सपीरियंस दिलवाएं ताकि उन्हें पता चले कि वो कहीं काम कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, उनका एक्सपीरियंस ऐसे आएगा। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी है हर जगह पर। देखिए जो प्राइवेट सेक्टर है ना, ये तो बहुत ज़्यादा हाईली कम्पिटिटिव है। यहाँ पे आप का जो टेन्योर है उसकी एक लिमिटेड सी एक हद तक जो है वो आपकी रिस्पेक्ट है। एट द एंड ऑफ डे आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, ये मैटर कर रहा होता है। तो ये वो गवर्नमेंट की जॉब की तरह नहीं है कि ठीक है आप बस सीनियर है तो सीनियर है, नहीं। आपकी एक JD है, आप एक रोल है और उसके ऊपर ही आपको एट द एंड ऑफ डे जो है वो गेज किया जाता है कि आपने क्या परफॉर्म किया और आपसे क्या रिक्वायरमेंट थी कंपनी की। सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप लोगों का जो टाइमिंग है, जैसे आप किसी से ओवर टाइम लेते हैं जी, ओवर टाइम की क्या एक्स्ट्रा पे किए जाते हैं या वो उसी में जो है वो नहीं, ओवर टाइम की जो पेमेंट होती है ये एज पर लॉस है, जो पाकिस्तान के एम्प्लॉयमेंट के लॉस हैं। अगर बेसिकली ओवर टाइम होता है लेबर का, तो लेबर को जो है जो उसके ऊपर लॉस इंप्लीमेंट होते हैं अकॉर्डिंगली ही पे किया जाता है। मैंने मैनेजर्स और बड़े HR हेड भी जो है वो ओवर टाइम लगाते हुए नहीं, देखिए मेरी बात सुने, जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, ये बहुत मैटर करता है। मैं मेरी कंपनी के जितने भी HODs हैं या मेरी कंपनी के जो CEO हैं, वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि आप अपने टाइम पे आओ और 5:30 बजे आप अपनी चीज़ें क्लोज करो और आप अपने घर चले जाओ। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा है। ऐसे ही लोग कामयाब हैं जी, बिल्कुल टाइम टू टाइम चलने वाले। वो लोग तो बिल्कुल भी कामयाब नहीं है जिनके काम 2 बजे के बाद शुरू होते हैं। आपकी ऑफिस के अलावा आपकी एक फैमिली की लाइफ है, ठीक है, आपकी एक सोशल लाइफ है, आप बिल्कुल उसको जो है वो इक्वली मेंटेन करें। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो लोगों का क्या जो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे होते हैं लेकिन घर से निकलने के लिए उनके अंदर हिम्मत नहीं होती है और उनकी सीटें जो है वो उनको पुकार रही होती हैं लेकिन वो आके बैठना नहीं चाहते और महीने पे उन्हें सैलरी बड़ी ठीक ठाक मिल जाती है। कंपनी का जो है वो वीक सिस्टम है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये हमारी बहुत सारी कंपनीज का वीक सिस्टम है कि जिसमें हम वो सीट खाली रखते हैं लेकिन पैसे भरते रहते हैं और ऐसे लोगों को बिठा के वहाँ पर जो है वो बिठाया होता है हमने कि जो इस काबिल नहीं होते, जिनको इतनी सैलरीज नहीं मिलनी चाहिए और कैपेबल जो लोग हैं, बंदे हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, वो जो ऐसे काम करने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो उनकी डिग्री जो है उसकी इजाज़त नहीं देती। लेकिन क्या करें कि हालात और वाक़यात इस किस्म के हो जाते हैं। आज जो हालात हम पाकिस्तान के देख रहे हैं जहाँ पर हर हमारा आने वाला जो एक यंगस्टर है, एक जो तालिब इल्म है, वो परेशानी का शिकार है कि जॉब नहीं है। हम कहाँ से जॉब तलाश करें, कैसे जॉब लेने के लिए जाएं। अच्छा, अब हम ज़रा थोड़ा सा रिज्यूम पे आ जाते हैं कि हमने CV कैसे बनानी है, इसको हमने मैनेज कैसे करना होता है। CV तो बड़े लोग बना लेते हैं, बड़े ऐप्स भी आ गई हैं, लोग वैसे भी बना देते हैं, लेकिन CV में क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी होनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें या बातें हैं जो इसमें ऐड करनी चाहिए जो हम भूल जाते हैं। देखिए कुछ इसके जो CV है ना उसमें कुछ चीज़ें होती है जो कि मैंडेटरी होती हैं। मेरे पास बहुत सारे इसके के CVs भी आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल CV एक लड़के का है और जब मैं उसके 2-3 क्लास फेलोज़ हैं उनके CVs के ऊपर इवन के वो इतने कॉपी पेस्ट होते हैं कि जो आपके सेल नंबर हैं वो भी चेंज नहीं भूल जाते हैं, ठीक है। समटाइम ये होता है कि 3 रिज्यूमेज आए हैं एक ही यूनिवर्सिटी से और तीनों के ऊपर एक ही का ईमेल आईडी यूज हुआ है, एक ही है, सब्जेक्टिव एक ही है, ईमेल आईडी तक जो है वो ईमेल आईडी भी एक हो रहा होता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि कॉपी पेस्ट होती है। आप अपना रिज्यूमे बनाओ, उसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप डालो, आपके कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको आपका ईमेल आईडी है, आपका CNC नंबर है और जो इसके अलावा आप अपने यूनिवर्सिटीज़ की जो आपके जो एजुकेशन है जो मोस्ट लेटेस्ट है, ठीक है, वो आप सबसे ऊपर लेके आओ और उसके आगे अपना अगर आपका CGPA अच्छा है तो वो लिखो,
ठीक है। अगर CGPA आपका आप समझते हो कि अच्छा नहीं है तो वो आप ना लिखो, उसको आप इग्नोर कर दो। अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपसे डिफरेंट जो है वो टूल यूज़ करते हुए वो आपसे पूछ लेगी कि आपका CGPA क्या है, ठीक है। अगर कंपनी ने लिखा हुआ है कि इससे कम CGPA के ऊपर आप अप्लाई नहीं कर रहे तो फिर आप अपना CGPA उस पर डाल दो। और इसके अलावा फिर आप जो अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने MBA किया हुआ है तो MBA डालो, नीचे BBA, फिर जो है वो आप अपनी FSC या जो भी आपने ICS वगैरह किया हुआ है, फिर मैट्रिक है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो हर किसी की ना बहुत ज़्यादा डिटेल डाल देते हो। जब आपने MBA किया हुआ है ना, तो मेरे लिए आपकी मैट्रिक के अंदर जो आपके कोर्सेज हैं या FSC के अंदर हैं, मायने नहीं रखते, वो आज की डेट के अंदर उस जॉब के लिए मैटर नहीं करते। राइट, ठीक है। तो मैंने आप अपना मेजर लिखो। अगर आपने MBA किया हुआ है तो आपने MBA HR किया हुआ है, फाइनेंस किया हुआ है, आपने मार्केटिंग किया हुआ है, सप्लाई चेन किया हुआ है, वो आप अपना लिखो, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ अपना लिखो। और इसके अलावा आप फिर अपनी जब आपका एक्सपीरियंस हो जाए, अगर आपने इंटर्नशिप की हुई है, अपने इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस लिखो। जब आप थोड़े सा आपका एक्सपीरियंस हो जाए तो आपकी एजुकेशन जो है वो सेकेंडरी हो जाती है। इंडस्ट्री के लिए आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका टॉप पे होना चाहिए। और एक्सपीरियंस में भी जो सबसे लेटेस्ट एक्सपीरियंस है आप वो लिखो। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा और चीज़ जो है वो ऑब्ज़र्व की गई है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, उन्होंने डिफरेंट कंपनीज़ के नाम लिखे होते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपके पास इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो कहते हैं नहीं है। तो अगर आपके पास किसी भी कंपनी का, प्रीवियस एम्प्लॉयर का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको लिखने का तो कोई रीज़न नहीं बनता। तो उसको आप स्किप करो, उसको ना लिखो। और इसी तरीके से जो है वो बहुत शुक्रिया आपका फहद रशीद साहब कि आप तशरीफ़ लाए। और लास्ट के अंदर मैं ये कहूँगा कि अगर आपने पिक्चर लगानी है तो उसको प्लीज़ जो है वो फेसबुक की सेल्फी वाली ना लगाएं, एक उसकी आपकी प्रोफेशनल लुक हो, या शादी वाली ना पिक्चर शादी वाली ना लगाएं, ठीक है। फंकी किस्म की पिक्चर ना लगाएं, आपकी एक रिज्यूमे से एक प्रोफेशनल जो है वो लुक उसकी लगे। बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए और आपने जो है वो बड़े ही बेहतरीन अंदाज से एज आ मोटिवेशनल स्पीकर भी जो हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली नई नस्लों को मोटिवेट किया, बताया कि जॉब लेने के लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। और आपको जॉब मिल जाए तो फिर आपने कितने सब्र और तहम्मुल के साथ अपने आप को वहाँ पर प्रूफ करना है। और एक दिन आएगा कि जब आप मेहनत करते हैं तो मेहनत में बड़ी अज़मत है। जब आपकी मेहनत जो है वो लोग देखते हैं तो फिर आपको उसका सिला ज़रूर मिलता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन उनको सिला ना मिल रहा हो। ऐसे लोगों को भी एक ना एक दिन सिला मिल ही जाता है। बस आपने पेवस्ता रहना है शजर से और उम्मीदें बाहर रखनी है। किसी ने भी ना उम्मीदी जो है वो अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आनी। ये सब चीज़ें ज़िंदगी के साथ साथ चलती रहेंगी। अच्छे बुरे दौर जो है वो हर इंसान की लाइफ में आते हैं, लेकिन जो लोग इससे गुजर जाते हैं और खुशी से और मुस्कुराहट से गुजरते हैं, अल्लाह की मदद के साथ, वही लोग कामयाब होते हैं। अपनी जॉब ज़रूर ढूंढिए लेकिन जॉब के साथ लॉयल ज़रूर रहें, इंसाफ करें, तो आपकी जॉब आपके साथ भी ज़ाहिर है कि इंसाफ ज़रूर करेगी। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलेंगे नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ, नए गेस्ट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।